नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी के खिलाफ एक दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका गई है और उस याचिकाकर्ता ने कहा है कि मोदी जी को चुनाव से बैन कर देना चाहिए और अगले 6 साल तक के लिए इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। उसका कहना है याचिकाकर्ता का कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली में मंदिर के और गुरुद्वारे के नाम पर वोट मांगी है। याचिकाकर्ता पर हाई कोर्ट क्या सुनवाई करता है, क्या फैसले करता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह की बौखलाहट है कि मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए किस तरह से टूल किट तैयार होती है। याद करिए, कुछ दिनों पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया गया। ईवीएम को कह दिया कि इसमें जो है हैक हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, बैलेट से चुनाव कराया जाओ। प्रशांत भूषण जैसा बड़ा वकील उतरा मैदान में, कई बड़े बड़े वकील, एक जो है मेरठ से कोई चुनाव लड़ रहा है वो मैंने देखा, कई वकील सोशल मीडिया जंतर मंतर पर, दिल्ली में सड़कों पर एक माहौल बनाने में लगे हैं। मैं दावा करता हूं कि अगर ईवीएम के बजाय बैलेट से चुनाव हो गया तो मोदी की 50 सीटें नहीं आएंगी। मैं देख रहा था, चिल्ला रहे हैं, बाल सफेद सफेद कर रखे हैं। अब लोग पसंद कर रहे हैं उनको कि वो 50 सीटें भी मोदी की नहीं ला रहे हैं। ना उन्हें जमीन की हकीकत का पता है, ना उन्हें मोदी का कुछ रुतबा पता है, ना सरकार के काम पता है। बस उन्हें इतना पता है कि कहां से कोई उनको चिल्लाने के पैसे दे दे, पैसे आ गए, चिल्वा लो उनसे। न देश से प्रेम, न देश की संस्थाओं का कोई मतलब, न देश को बदनाम करने में कोई संकोच। ऐसे लोग, और अब कह रहे हैं मोदी का चुनाव रोक दो क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की बात की, करतारपुर कॉरिडोर की बात कर दी। भैया वो मोदी जी के काम है। उन्होंने ये थोड़ा ही कहा कि तुम्हें राम की सौगंध देता हूं, तुम्हें राम की कसम है, राम जी के नाम पे वोट दे दो। ये है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, वो ये है कि आप भगवान के, देवी देवताओं के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। ये उन्होंने वोट नहीं मांगी। मोदी जी ने असल में आपको बता दूं कि उन पे जो आनंद आरोप लगाया गया है वो एडवोकेट आनंद उन्होंने लगाया, और वो ये कह रहे हैं कि पीलीभीत पे 9 अप्रैल को मोदी जी ने ये बात की। क्या बात की थी मोदी जी ने पीलीभीत में 9 अप्रैल का? मैंने तो भाषण सुना है। वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आई तो हमने राम मंदिर के बनने के रास्ते, ये कहा उन्होंने कि जो राम मंदिर के बनने में बाधा थी उन बाधाओं को दूर किया। करतारपुर कॉरिडोर के बीच में जो बाधाएं थी, हमने उस रास्ते को खोला, हमने उस बाधाओं को दूर किया जो बहुत दिनों से सिखों की पेंडिंग मांग थी उनकी। दूसरा, उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में जो लंगर चलता है वहां जो सामान इस्तेमाल होता है उस पर जीएसटी लगा करती थी। खाने की सामग्री पे कोई जीएसटी नहीं है, सामान पर, मशीनें हैं, बाकी है, हमने वो जीएसटी मुक्त की। अब मोदी जी ने कहीं भी एक शब्द नहीं बोला, देखो भाई हमने गुरुद्वारे के लिए काम किया, सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम मंदिर के निर्माण में जो बाधा थी हमने उन बाधाओं को दूर किया, इसलिए भगवान परशुराम के, भगवान राम के चाहने वाले, भगवान चाम के चाहने वाले, भगवान भोलेनाथ के चाहने वाले अब हमें वोट दें। यह होता है चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन। लेकिन वकील साहब तो माशाअल्लाह, पैसे तो किसी को देने नहीं है, बस एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, इनके पास सारा अरेंजमेंट होता ही है। लेकिन हमने ये देखा है कि कई बार कोर्ट ने ऐसे लोगों पर पेनल्टी लगाई है। अभी आपने थोड़े ही दिन पहले देखा है, एक याचिका डली थी, केजरीवाल जी जेल में हैं, इनको छोड़ दिया जाए, इनको जमानत दे दी जाए क्योंकि वो सीएम है। 75,000 रुपए की पेनल्टी लगाई हाई कोर्ट ने। अब मुझे लगता है इस पर भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि किस तरह का मजाक है। मीडिया में तो नाम आ गया, मीडिया में आप छा गए। 1 करोड़ रुपया भी ये जो वकील साहब हैं आनंद एस जोंगले, ये 1 करोड़ रुपया भी खर्च करते तो इतना मीडिया कवरेज इनको नहीं मिलता। सब जगह नाम आ रहा है और ये यही चाहते हैं कि हम दुनिया में छा जाएं, दुनिया में नाम आ जाए कि भाई मोदी के सामने और मोदी को गाली देने के लिए यदि कोई खड़ा है, मोदी के रास्ते में यदि कोई रुकावट बना है, ये व्यक्ति है। तो कई ऐसी संस्थाएं, कई देश विरोधी ऐसी ताकतें हैं जो ऐसे लोगों को ताकती हैं, ऐसे लोगों पर नजर रखती हैं, तो उनको चंदा दे देती हैं, कुछ ना कुछ मदद कर देती हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो नहीं पता ये वकील साहब का इनका क्या स्वार्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने इसी तरह की एक एप्लीकेशन पर
मैंने जैसा आपको बताया, केजरीवाल की जमानत को लेकर हाई कोर्ट गए थे, 75,000 रुपए का जुर्माना लगा। कोर्ट ने कहा कि तुम केवल अपना नाम के लिए इस तरह की फालतू चीजें लेके आ जाते हो। अरे भैया, ईडी की कस्टडी में है, कोई अभी केस चालू नहीं हुआ और आप सीएम के हितैषी बन रहे हो। कोर्ट ने तो ये तक कह दिया, क्या आप यूएन में हो, यूनाइटेड नेशन के आप मेंबर हैं साहब, आपको पूरी दुनिया की चिंता है? नहीं हो, फिर आप फालतू किसी के टांग क्यों अड़ा रहे हो भाई? केवल नाम के लिए मीडिया में आ जाऊं। इसी तरह के ये लोग हैं जो मोदी जी को अब बैन कराना चाहते हैं साहब 6 साल के लिए, इन पे तुरंत रोक लगा दो। क्यों? मोदी जी से डर लगने लगा है। अब डरना तो जरूरी है, केवल वो लोग डरेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और ऐसे लोग जिनकी एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गए, क्योंकि ऐसी एनजीओ अभी तक जो था 20,600 एनजीओ, सोचिए मोदी के कार्यकाल में, जिनके एफसीआरए के कानून में वो लाइसेंस रद्द हुए हैं, विदेशी चंदा ले रहे थे, मजा मार रहे थे। अब कानून बना दिया है सख्त कि आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्चा करते थे वो 40%, अब नहीं 20% आप करोगे, बाकी आप चैरिटी वर्क दिखाते हो तो चैरिटी में दिखाओ। तो इन एनजीओ चलाने वालों को बड़ा झटका लगा है, मोदी फिर से आ गया तो एनजीओ की दुकान इनको बंद करनी पड़ेगी और इसलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जो भी इनके बैंक अकाउंट में कहीं छोटा मोटा पैसा बचा है, ये सोच रहे हैं पूरा झोंक दो, लेकिन भाई मोदी किसी तरह ना आ जाए। अब ये एनजीओ से दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके द्वारा 2 नंबर के धंधों से दिक्कत है। नाम करेंगे ये कि हम गरीबों को, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को मकान देंगे, हम उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, और करते क्या हैं, उनके बीच जाते हैं और वहाँ उनको फुसलाते हैं, धर्मांतरण का काम करते हैं। मैंने तो अपना कॉलोनी में देखा है कि 15 बच्चों के ग्रुप को उनके परिवार वालों से मिलकर ये कहा गया कि हम 15 दिन इनको भारत का टूर करा रहे हैं, कोई पैसा आपको नहीं देना, और हम इनकी पढ़ाई की फीस देंगे, और जब ये पढ़ लिख जाएंगे, बीए कर लेंगे, हम इनकी नौकरी लगवाएंगे, हम इनकी शादी भी करवाएंगे, और आपको अगर आपने फला फला धर्म स्वीकार कर लिया, बस गले में आपको एक क्रॉस टांगना है, आपको हम 5 लाख रुपया देंगे। अब सोचिए, एक गरीब सा आदमी कोई किराए पे कहीं मकान में रह रहा हो और उसको ये कह दिया जाए तेरे बच्चे की फीस देंगे, नौकरी लगाएंगे, 5 लाख रुपए भी आपको देने हैं, और घर में जो देवी देवता की मूर्ति है ये भी आप लगाए रखो, मंदिर जैसे जाते हो ऐसे ही रखो, किसी को बताओ मत, बस केवल आपको हमारे कहे अनुसार धार्मिक स्थल पे आना है। इस तरह का षड्यंत्र एनजीओ के नाम पर चल रहा है। तो एनजीओ पर जब ये कार्रवाई की गई कि वो पैसा जा कहाँ रहा है, तो किसी की झुग्गी झोंपड़ी के बजाय मकान तो बना नहीं, कहीं किसी को मदद इन्होंने की नहीं, तो फर्जीवाड़ा चल रहा है, आधा पैसा जेब में, आधा पैसा इस तरह के प्रचार में खर्च कर रहे हैं। तो इन फर्जीवाड़ों को मोदी ने रोका है, जो ये इस तरह का कर रहे थे। और देखिए, दिल्ली में जो दंगा हुआ 2020 में, उसके पीछे पीएफआई का हाथ था, वो भी अपनी एक एनजीओ चला रहे थे। पता चला कि 1.5 करोड़ रुपया वो इस चुनाव दंगे के लिए जो खर्चा हुआ सारा, वो इस तरह का पैसा इकट्ठा किया गया। कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपया पूरे देश में इकट्ठा हुआ पीएफआई के जरिए। कहाँ? जगह जगह सीए का विरोध करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, शाहीन बाग के धरने लगेंगे, वहाँ जो महिलाएं बैठी हैं उनको बिरयानी खिलाई जाएंगी, सुबह से शाम तक खर्चा कितना है वो सारा ऐसे किया गया। उनको ट्रेस करो, पूछो तो एनजीओ है साहब, हम तो गरीबों में खाना बांट रहे हैं। किस लिए बांट रहे हैं? प्रदर्शन करवा रहे हैं, ये नहीं पीछे से बताएंगे। देश विरोधी एक्टिविटी चला रहे हैं। मोदी जी इसीलिए आंख की किरकिरी बने हुए हैं ऐसे लोगों की। लेकिन हम राष्ट्रभक्त और सनातनी लोगों का कर्तव्य क्या है कि हम इस बात को समझें कि मोदी इस देश के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो इस देश में सनातन विरोधी हैं, देश विरोधी लोग हैं, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह मोदी ना आए। मैं खुद वोटिंग के दिन अलग अलग पोलिंग पर गया हूँ। मैंने अपने एक्स पर एक पोस्ट की है, एक न्यूज़ चैनल की। एक परिवार में 70 व्यक्ति हैं, 70 के 70 लाइन में खड़े होकर धूप में वोट डालने के लिए आते हैं। एक ही परिवार का 70 व्यक्ति है।
महिला पुरुष बच्चे मिला करके, सबके सब लाइन में है। उनका कहीं 100 किलोमीटर दूर नौकरी भी कोई कर रहा था, उसको बुलाया है बाकायदा, आओ वोट करो, मोदी को हराना है। और जो मोदी का वोटर है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मैंने ऐसा एक भी व्यक्ति जो कोठियों में रहते हैं, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई है, जो उन हाईवेज पर चलते हैं जिनकी वो तारीफ करते हैं, जो एयरपोर्ट पर उतरते हैं जिनकी वो तारीफ करते हैं, मोदी जी ने एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे बना दिए हैं, वो वोट डालने के लिए नहीं निकला, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर धूप है, एसी में आनंद मनाओ, बाहर धूप में लाइन में कौन लगे। घर बैठे उनको वोट डालने का मौका मिल जाता है एसी में लेटे लेटे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि चलकर बूथ तक जाना पड़ेगा, स्कूल में वोट डालने के लिए आधा घंटे 15 मिनट लाइन में लगना पड़ेगा, ये उन्हें मंजूर नहीं है। और इसलिए बीजेपी का जो वोटर है, जो मोदी को पसंद करता है, ये हकीकत बता रहा हूं आपको कि प्रथम फेज और सेकंड फेज दोनों में ये वोट केवल 40% वोटर ये बूथ तक पहुंचा है। कुल मिलाकर 50-55% जो वोट हुई है, उसमें बाकी इंडिया अलायंस का वोटर है। यह हालत है। तो दो जो चरण का चुनाव हुआ है, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता मोदी जी आएंगे, और आए तो कहीं लटके फटके रहेंगे। ये जो 400 पार का नारा है ना, मोदी ने दिया है। मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मोदी, योगी, अमित शाह, देखिए इन लोगों को। लेकिन हम लोग, हमें सनातन का कोई चिंता नहीं है, हमें इस देश की कोई चिंता नहीं है, हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं है, और इसलिए आनंद मना रहे हैं। छुट्टी वाले दिन भी ऐश कर रहे हैं, वोट डालने नहीं जाएंगे, अपने बच्चे नहीं गए, परिवार के लोग नहीं गए। ये बड़े दुख की बात है। और इसलिए ये जो दुश्मन लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह मोदी को रोक दें, कोर्ट के जरिए रोक दें, नैरेटिव बनाकर रोक दें, ईवीएम के मुद्दे को ले आएं, दंगा फसाद करा दें, पैसे से वोट खरीद लें, ये तो लगे ही हुए हैं। तो आज नहीं तो कल ये तो सफल होने हैं। और मोदी जी का क्या है, फक्कड़ आदमी है, उनका तो कोई आगे पीछे ऐसा है नहीं कि उन्होंने परिवार के लिए बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी है कि वो उनको पीएम पद से हट गए तो फैक्ट्री संभालनी है। योगी जी का भी कुछ भी नहीं है। लेकिन आप और हमारा भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता जरूर करें। और इसीलिए अब 2 फेज़ में तो मेरा अनुमान यही है कि पहला 102 सीटों पर हुआ था, दूसरा 88 सीटों पर हुआ था। मुझे नहीं लगता 50-50 मामला दिखाई दे रहा है। मोदी जी को अगर 300 पार भी कराना है, यानी सरकार बनाने की स्थिति में खड़ा करना है, तो ये बीजेपी को ध्यान देना होगा कि अगले बचे हुए 5 चरण में बूथ तक लोगों को पहुंचाना, वोट के लिए घरों से निकालना, ये प्रक्रिया मैंने नहीं देखी गाजियाबाद में कि कोई घर पे आया हो पर्ची देने। मेरे घर पे तो आया नहीं, बताए मेरे सामने कोई आके। और मेरे पिताजी की वोट कट गई, वो बीमार थे, उसके बावजूद भी बूथ तक गए थे, मैं उनको लेके गया था। 80 साल उनकी उम्र है, बीमार थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा मोदी के लिए वोट देने जाना है। और भाई साहब वोटर लिस्ट में नाम कट गया उनका, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले आ जाया करते थे घर पे चेक करने। अब हम सोच रहे थे हमारे पास कार्ड है, नाम है, लेकिन वहाँ बूथ पर नहीं मिला। तो बीमार आदमी को कब तक लेकर, अब ये सब जो समस्या है, इस पर ध्यान देना होगा पार्टियों को, और हम सबको भी। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।